हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता आज अपनी भाभी मालती के घर बड़े दिनों बाद जा रही थी और बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपनी भाभी के रिश्तेदारों की तरफ से शादी में न्योता मिला था। कुछ ही देर में सरिता अपनी भाभी के घर पहुंचती है और सरिता अपनी भाभी को आवाज देती है। भाभी लो मैं आ गई, बड़े दिन बाद आई हूँ। अब तो जमकर खातिरदारी करवाऊंगी अपनी। भाभी कहाँ गायब हो गई मेरी आवाज सुनकर? अरे मैं क्यों गायब होने लगूं? अरे मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे आने से। वैसे भी बड़े दिनों बाद तो तुमसे मिलना हो रहा है। अब तो जितनी भी शादियों का कार्ड आया है ना, उन सब शादियों में तुमको हमारे साथ जाना है। अरे हाँ भाभी, मैं तो बस इसलिए आई हूँ कि आपके साथ हर शादी में जा सकूं। बहुत मजा आएगा। वैसे भी कहीं और शादी है क्या, या जाना है कहीं? अरे मेरी प्यारी ननद जी, आज ही आई हो और आपको आज ही शादी में जाना है। आज और कल आराम कर लो, फिर चलते हैं ननद भाभी शादियों में। हाँ ये भी ठीक है, आज कल मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर चलते हैं शादियों में और खूब धूम मचाएंगे। बहुत मजा आएगा, हम दो ननद भाभी और साथ में खाना। सच में जरा भी नहीं बदली तुम सरिता, बस ऐसे ही हमेशा रहना। अगर कभी बदल गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारी लाइफ में। बस बस अपने आप को रोक लो भाभी, मैं कोई गिरगिट नहीं हूँ जो अपना रंग बदलूं। इंसान हूँ तो गलती तो हो जाती है, लेकिन रंग बदलना मेरी फितरत में नहीं है। ननद भाभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मालती की बेटी राधा आती है और कहती है, अरे क्या बात है बुआ जी, आपको मैं बस याद ही कर रही थी कि अभी तक बुआ आई नहीं और देखो अब आ गई। ठीक है बुआ, आज शाम को तैयार रहना, हम बाहर चलेंगे। अरे ऐसे कैसे बाहर चलेंगे? आज ही तो आई है, थोड़ा आराम करने दे। सफर करके आई है, थक गई होगी। क्या बात कर रही हो भाभी, मैं थक गई हूँ? मैं तो बहुत जल्दी फ्रेश हो जाती हूँ। थोड़ा आराम कर लूंगी तो शाम तक वैसे भी फ्रेश हो जाऊंगी। सही कह रही हो आप। वैसे भी बुआ जी अभी जवान है, आपकी तरह नहीं है। उनकी उम्र तो बस मेरे से 3 साल ही बड़ी है। मार खाएगी तू, मजाक कर रही थी। देखो भाभी, अब तो आपकी बेटी भी आपको ताना मारने लगी। अब बस बहुत हो गया, अब तो अपने आप को फिट कर लो। वाह बुआ जी, क्या बात कह दी आपने। वैसे माँ, अब आप भी बुआ जी की तरह खाना खाओ और सुबह सुबह दौड़ा करो। खाना तो खाती हो लेकिन दौड़ती नहीं हो। मुझे कौन सा अब इस उम्र में छमक छल्लो बनकर घूमना है। मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। अगर तुम दोनों बुआ भतीजी को छमक छल्लो बनकर घूमना है तो घूम लो। ना ना, मुझे ऐसे नहीं घूमना बनकर। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। और रही बात खाने की, तो भाभी आज तो शादी भी नहीं है, तो घर में क्या बनाओगी? मैंने कहा ना बुआ जी, आज हम बाहर चलेंगे। आज आपको नॉनवेज खिलाऊंगी, आपको तो बहुत पसंद है ना। हाँ पसंद तो बहुत है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शादी का नॉनवेज बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत मजा आता है। बस एक गिफ्ट दो और दबा कर खाना खाओ, जितना मर्जी नॉनवेज खा लो। ओहो, मतलब कभी नहीं सुधरने वाली। हाँ, आज भी शादियों में जाती हो, मतलब नॉन वेज खाने। हाँ बिल्कुल, मैं तो शादी में जरूर जाऊंगी, क्योंकि शादी में नॉनवेज मिलता है और मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। अब शादियों का सीजन है और हमारे गांव में तो किसी की भी शादी में नॉनवेज नहीं मिलता। सरिता अपनी बातों से सबका दिल जीत लेती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए और अब शादी वाले घर में मालती, सरिता और राधा तीनों जाते हैं और तीनों खाकर निकल भी जाती हैं। और घर वापस आकर सरिता कहती है, अरे मजा नहीं आया मुझे इस शादी के नॉनवेज में। आज का नॉनवेज कुछ अच्छा नहीं बनाया था। अरे जब बनाना नहीं आता तो बनाते क्यों हो? बस बस बुआ, अब और कितना गुस्सा करोगी? आप तो शादी वाले घर में गुस्सा हो, अगर हर घर में जाकर ऐसे गुस्सा करोगी तो कैसे चलेगा? शायद इसीलिए आपके गांव में शादी में नॉनवेज नहीं बनता। क्या पता कब सरिता आकर हमको डांटने लग जाए। अरे राधा, भला ऐसा भी कोई बोलता है अपनी बुआ को? चलो माफी मांगो। अरे उनको अच्छा नहीं लगा तो बोल दिया, अब तुम्हें अपनी जुबान खोलने की क्या जरूरत थी? माँ, मैं तो बुआ से मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता था बुआ को मेरी बात का बुरा लग जाएगा। सॉरी बुआ जी, मेरा वो मतलब नहीं था जैसा आप सोच रही हो। मैं तो बस देख रही थी कि तेरी माँ कितना कुछ बोलती है मेरे बारे में। मैं तुझसे गुस्सा क्यों होंगी बेटा, मुझे पता है कि तू मजाक कर रही थी। देखा माँ, बुआ नाराज नहीं है, आपने तो बेकार ही मुझे डांट दिया। शादी के खाने की बुराई करने के बाद तीनों आराम करते हैं
अगली सुबह मालती के घर उसकी पड़ोसी का बेटा शिवम आता है और राधा से कहता है, राधा राधा सुनो सुनो, माँ ने कहा है कि अगर आप लोगों को शादी का खाना चाहिए ना तो हमारे घर से ले जाना। वो क्या है ना, कल मेरे मामा की शादी थी और खाना बहुत बच गया था, और तो और नॉन वेज इतना बच गया ना कि पूछो मत। और अगर चाहिए हो ना तो हमारे घर आके ले जाना। शिवम की बात सुनकर अंदर बैठी सरिता बहुत जल्दी रसोई से बर्तन लेकर आती है और शिवम से कहती है, बेटा कहाँ चलना है बता, मैं तैयार हूँ। और हाँ, नॉनवेज तो है ना शादी में। वो क्या है ना कि मुझे शादी का नॉनवेज बहुत पसंद है। लेकिन आंटी मैं तो आपको जानता तक नहीं, आप मेरे साथ कैसे चलोगी? राधा क्या राधा राधा बोल रहे हो? मैं तो अपने पैरों से चलूंगी। अब ज्यादा वेट मत करो वरना नॉनवेज नाराज हो जाएगा। क्या मजाक करती हो आंटी? अरे बहुत मजाक किया हो आप तो, सच में मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करके। चलिए आपको मैं अपनी माँ से मिलाता हूँ, उनको आपसे बात करके अच्छा लगेगा। हाँ हाँ जरूर, तुम्हारी माँ से तो जरूर मिलूंगी, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ से नहीं मिलूंगी तो वो अपनी भाई की शादी का नॉनवेज कैसे खाने देंगी। बुआ, आप कुछ भी बोले जा रही हो। अब आप नॉनवेज के लिए दूसरों के घर जाकर खाएंगी। आप अंदर आओ, मैं आपके लिए बाजार से लेकर आती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाना। क्या बात करती हो राधा? अगर इनको नॉनवेज खाना पसंद है तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? और हाँ, जब हमारे घर में इतना ज्यादा नॉनवेज है तो आपको बाहर से लाने की क्या जरूरत है? अरे तुम होते कौन हो मुझे या मेरी बुआ को ऐसा बोलने वाले? वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी बुआ कहीं भी जाए, वो भी नॉनवेज के लिए। अरे हम इतने भी गरीब नहीं हैं। राधा की आवाज सुनकर मालती जल्दी से बाहर आती है और पूछती है, अरे क्या बात हो गई, इतना क्यों चिल्लाए जा रही हो? ऐसा लग रहा है घर के बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। माँ, आप बुआ जी को बोलो अंदर चली जाएं, वरना आज ये लड़का मेरे हाथों से पिट जाएगा। मुझे पसंद ही नहीं है इस लड़के की शक्ल। अरे तो मैं कौन सा तुम्हारा चेहरा निहारने के लिए आया हूँ यहाँ पर? पागल वागल हो क्या तुम? आंटी जी आप मेरे साथ चलिए, मुझे पता है ये आपको जाने नहीं देगी, जल कुकरी कहीं की। चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे लेके चला जाएगा? मेरी बुआ है, तेरी नहीं। चल अब निकल जा और तेरी शादी वाला नॉनवेज अपने घर में रख या पूरे मोहल्ले में बांट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बस करो तुम दोनों, एक नॉनवेज के पीछे झगड़ा किए जा रहे हो। राधा तुम भी ना, अब तुम्हारी बुआ शादी की नॉनवेज की इतनी बड़ी दीवानी है कि क्या कहूँ, बस छोड़ देना। और सरिता पता है ये दोनों दोस्त है, लेकिन कुछ अनबन की वजह से दोनों एक दूसरे से गुस्सा हैं। अरे बाप रे, मैं तो डर ही गई थी, क्या पता कि क्या हो गया। ये दोनों नॉनवेज खाने के पीछे ऐसे लड़ रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैंने तो सोच लिया कि अब शादी में नॉनवेज खाना ही बंद कर दूंगी। मालती आंटी आप ही बताओ, क्या राधा की बुआ मेरी बुआ नहीं है? क्या मैं उनको शादी का नॉनवेज नहीं खिला सकता? अगर आपको भी जरूरत हो तो मैं आपके लिए माँ के हाथों भिजवाता हूँ। अगर माँ बिजी होंगी ना तो मैं खुद आ जाऊंगा, लेकिन हाँ पहले कह देता हूँ इस राधा की बच्ची को ना मत देना। हाँ हाँ, मुझे खाना भी नहीं है, तुम अपने घर जा सकते हो। बस करो, मुझे तो खाना ही नहीं है शादी में नॉनवेज, वैसे भी बहुत बकवास होता है। सरिता के ऐसा बोलते ही सभी लोग सरिता की तरफ देखते हैं कि कैसे मना करने के बाद भी वो शादी में जा रही है और नॉनवेज खाने की इतनी बड़ी दीवानी है। अब तो सरिता ने बोल दिया था तो अब वो बेचारी खाली बर्तन लिए अपने कमरे में अंदर वापस चली जाती है। शारदा अपने बेटे विनोद की शादी करवाती है। शारदा की बहू रिंकू गांव की थी लेकिन पढ़ी लिखी थी। शारदा ने अपने बेटे की शादी गांव में इसलिए की क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहू घर के काम करे और घर में रहे, और शहर की बहुएं ऐसी होती नहीं है शारदा की नजरों में। शारदा, मैं तो तेरे फैसले से बड़ी खुश हूँ। तूने गांव की लड़की को अपने घर की बहू बनाया है, ये फैसला एकदम सही था। हाँ ये तो है, मैंने तो तेरी शहर की बहुओं को देखकर कान ही पकड़ लिए कि नहीं बाबा, अब तो गांव की भोली भाली और गवार बहू ही लाऊंगी, लेकिन विमला की बहू की तरह शहर की औरत नहीं। अरे मेरी बहू के बारे में मैं तुझे क्या कहूँ, उन्होंने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। पूरे दिन किचकिच करती रहती है और पैसे तो ऐसे उड़ाती है जैसे कि अंबानी की बेटी हो। यही सब सोच समझ कर तो मैंने अपने बेटे की शादी गांव की एक लड़की से की है। कम से कम घर की इज्जत, संस्कार और जिम्मेदारियां तो समझेगी ना। मैं तो सच में बहुत पछता रही हूँ शहर की लड़की को अपनी बहू बनाकर। शारदा और विमला ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शारदा की बहू रिंकू अपनी सास और पड़ोसन विमला के लिए चाय बनाकर लाती है। अरे क्या बात है शारदा, तेरी बहू तो बड़ी ही संस्कारी है, बिना कहे ही चाय ले आई।
शारदा, तूने जरूर कुछ अच्छे पुण्य किए हैं, तभी तो तुझे ऐसी बहू मिली है। पता नहीं, अभी तो इसकी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, आगे भी ये ऐसी रहे तब ना। हाँ, ये भी है। चल अब मैं चलती हूँ, घर में देखूं मेरी बहू क्या निहाल कर रही है। कुछ देर नहीं रहती हूँ घर में तो पूरे महाभारत ही शुरू कर देती है। विमला के जाने के बाद ही विनोद अपनी दुकान से घर आता है। क्या हुआ, तू यहाँ क्या कर रहा है? दुकान पर कौन है? अरे छोटू को बिठा कर आया हूँ, फोन यही रह गया था मेरा, वही लेने आया था। सुनिए जी, चाय लेते जाइए, अभी ही बनाई है। हाँ दे दो, और हाँ माँ का खाना दुकान पर ही दे जाना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। रिंकू घर के कामों में लग जाती है और शारदा फोन चलाने लगती है। तभी अचानक शारदा के हाथों से फोन गिर जाता है और उसका टच काम नहीं करता। सत्यानाश, ये क्या हो गया सुबह सुबह? बहू, अरे ओ बहू, जरा देख तो मेरे फोन को क्या हो गया। माँ जी, ये तो खराब हो गया, बिना रिपेयर के ठीक नहीं होगा। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं इसे ठीक करवाने के लिए? रहने दे, इसे ऐसे ही पड़ा रहेगा। वैसे भी विनोद सारा दिन अपने राशन की दुकान पर बैठकर इतना नहीं कमा पाता कि वो मेरे इस टूटे हुए फोन को ठीक करवा पाए। अब रिंकू अपने कामों में लग जाती है, लेकिन वो काम करते हुए देखती है उसकी सास अपने टूटे हुए फोन को उलट पुलट कर देख रही है। माँ जी कैसे पूरे दिन भजन देखती रहती थी, लेकिन उनका फोन जब से गिरा है वो तो एकदम उदास सी हो गई हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। बहू, काम हो जाए तो थोड़ा आराम कर लियो। मैं जरा विमला के घर से घूम कर आऊँ, बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। जी माँ जी, बस हो ही गया घर का काम भी। ऐसे ही अब देर रात करीब 12 बजे रिंकू सबको खाना खिलाने के बाद बर्तन धोकर किचन का सारा काम करके फ्री होती है और अपने अलमारी से मोबाइल रिपेयरिंग का सामान निकालकर हॉल में अपनी सास का फोन लेकर बैठ जाती है। माँ जी का फोन तो ठीक करके ही रहूंगी। वैसे भी रोहन ने मुझे इतना काम तो सिखा ही दिया है कि मैं खराब से खराब फोन को ठीक कर दूं। बहू, उठ गई तू? चाय बना है तो चाय पिला दे। हाँ माँ जी, बस होने ही वाली है चाय। माँ जी, ये लीजिए, आपका फोन ठीक हो गया। बहू, लेकिन इसे ठीक करने के पैसे तेरे पास कहाँ से आए? माँ जी, इसे मैंने खुद ठीक किया है। आप तो जानती हैं, मेरे छोटे भाई की गांव में मोबाइल रिपेयर की दुकान है, तो मुझे इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। अरे वाह बहू, क्या बात है, कमाल कर दिया तूने, मेरा फोन ठीक हो गया। अरे दोनों सास बहू में क्या बातें चल रही है, जरा मुझे भी तो पता चले। अरे विमला, तुझे पता है मेरी बहू को फोन का काम भी आता है। ये देख, मेरा फोन कल गिर गया था और फिर बंद हो गया था, लेकिन बहू ने इसे पहला सा कर दिया। क्या बात कर रही है तू शारदा? बहू गांव के होने के बाद इतनी हुनरमंद है। अरे मेरा तो दिल ही बागबान हो गया सुनकर। शारदा को अपनी बहू के इस हुनर के बारे में जब पता चला तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन अब देर शाम विमला रिंकू के पास अपना टूटा हुआ फोन लेकर आती है। बहू कहाँ है तू? जरा ये मेरा फोन ठीक से चलता नहीं है, कई बार गिर गया है ऊपर से, इसमें से आवाज भी ठीक से नहीं आती। अरे मेरी बहू ठीक कर देगी, तू रख जा, वो अभी काम कर रही है, जब ठीक कर देगी ना तब ले जाइयो। अरे शारदा, यहाँ अपने पूरे मोहल्ले में मोबाइल की एक भी दुकान नहीं है। अब तेरी बहू में इतना हुनर है तो इसे भी विनोद की दुकान पर साथ बैठा दे और उसी में ये फोन ठीक भी करती रहेगी। ये भी ठीक कह रही है तू, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू बाहर काम करे। अरे ये तो इसका हुनर है और तुझे पता भी है इन सब में पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। अब अगले दिन रिंकू विमला का फोन भी ठीक कर दे देती है। लेकिन अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ये बात सबको पता चल जाती है कि शारदा की गांव वाली बहू फोन अच्छा और सस्ता ठीक करती है, जिस वजह से मोहल्ले के लोग शारदा की बहू रिंकू से अपना फोन ठीक करवाने लगते हैं। माँ जी, आज तो इतने फोन आए हैं कि मैं पूरे दिन भी फोन ठीक करने बैठूं तो मुझसे फोन ठीक नहीं होगा। तो बहू, तू अपना काम कर ले, मैं घर का काम कर लेती हूँ, कम से कम अच्छे खासे पैसे तो आएंगे इससे।
रिंकू भी पूरे दिन लगाकर जितने भी फोन आते हैं उन्हें ठीक करती है, लेकिन दूसरी तरफ शारदा को घर का काम करना पड़ता है। वो सब तो ठीक था, लेकिन औरतें जितना भी फोन अपना ठीक करवा कर ले जाती, वो अपने फोन का पैसा नहीं देती। बहू, आज कितने पैसे कमाए? लगी तो सुबह से है। माँ जी, वो कांता काकी 100 रुपए दे गई थी, बस वही हुए हैं। बाकी उन्हें तो अपना अपना फोन ठीक करवाया है, लेकिन मुझसे ये कह कर गई हैं कि वो आपको बाद में पैसे देंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू, मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे कोई पैसे दे जाएंगे। जब फोन ठीक करने के लिए जो सामान आता है वो भी तो हम खरीदते हैं। नहीं नहीं बहू, ऐसे काम नहीं चलेगा। माँ जी, मुझे भी नहीं लगता कि कोई पैसे देकर जाएगा। बल्कि एक आंटी तो ये कह रही थी कि औरतें भी ये काम करने लगी। चलो अच्छा है, कुछ तो फायदा हुआ हमारा। बहू, मुझे यही लगता है, औरतों में चाहे लाख गुण हो, उनमें लाख हुनर हो, लेकिन उनकी काबिलियत पर लोगों को हमेशा ही शक होता है। माँ जी, इन 2-3 दिन में सिर्फ 500 रुपए हुए हैं और वो बहुत कम है। माँ जी, इसमें मुझे कोई लाभ नहीं लग रहा है, बल्कि हमारा ही नुकसान है। रिंकू ने 2 से 3 दिन घर में ही मोबाइल रिपेयर किए, मगर उससे कोई मुनाफा नहीं हुआ। औरतें फोन लेकर आती और बिना पैसे दिए ही मोबाइल को ठीक करवा कर ले जाया करती। अरे शारदा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही है? आज क्या कोई नया नहीं आया है क्या फोन ठीक कराने के लिए? अरे, बहू ने काम करके देख लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। औरतें तो बिना पैसे दिए ही चली जाती हैं, और अगर वही ये लोग किसी बड़ी दुकान पे फोन ठीक करवाती तो उन्हें तो मुंह मांगी कीमत देती ना। हमारे मोहल्ले में औरतें अगर कोई दुकान चलाए तो वो भी चल नहीं सकती। माँ जी, मुझे लगता है मुझे उनके साथ दुकान पर बैठना चाहिए। फोन मैं ठीक किया करूँगी और पैसों का हिसाब किताब वो रखा करेंगी। ये तरकीब शारदा को भी पसंद आती है, जिसके बाद शारदा अपने बेटे की दुकान में ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल देती है, जिसका हिसाब किताब विनोद रखता। बस मोबाइल ठीक ठाक करने का काम रिंकू घर बैठे बैठे करती। सरला सुबह सुबह पूजा पाठ करके हॉल में भजन लगाकर बैठी होती है। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन सरला की बहू मधु अभी तक नहीं उठी थी। मेरी बहू को इस घर में आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बहू की ये लेट उठने की आदत अब तक नहीं गई। अब तो सर्दियाँ भी आ चुकी है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरी चाय पर भी आफत आ जाएगी। आ रही हूँ माँ जी, इनका भी सुबह सुबह चालू हो जाता है। अरे पूजा पाठ करनी है तो अच्छी बात है, लेकिन सुबह उठकर किसी को उठाना ये कहाँ की अच्छाई है। अपने सास की आवाज सुनकर मधु किचन में आती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। तभी हॉल में सरला अपनी बहू मधु के पास जाती है और कहती है, बहू सुन, चाय बना ही रही है तो गरम गरम पकौड़े भी बना देती। वो क्या है ना, तू इतना लेट उठती है कि मुझे भूख लग जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, अभी बना देती हूँ आपके लिए चाय पकौड़े। हाँ बहू, और थोड़ा जल्दी बना ले, और मुझे कांता के घर भी जाना है। एक तो सर्दी, ऊपर से माँ जी की किचकिच, मैं तो परेशान हो गई हूँ। लेकिन जल्दी ही इसका कोई हल निकालना होगा मुझे। मुझसे तो सर्दी में जल्दी उठा ही नहीं जाता है, लेकिन इसका हल भी मेरे पास है। अरे बहू, किससे बात कर रही है? बने नहीं अब तक चाय पकौड़े? अरे हाँ हाँ माँ जी, बस हो ही गया। मधु अपना खाना बनाकर बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब करती है। उसके बाद सरला अपनी बहू मधु से कहती है, बहू सुन, अब जाकर नहा ले, और हाँ, पानी पहले से ही टंकी में भरा पड़ा है, तो अच्छा होगा तो उसी पानी से नहा ले। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहाने नहीं वाली हूँ, और आप ऊपर से कह रही हो कि मैं टंकी के ठंडे पानी से नहाऊं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। बहू, ना तू पूजा पाठ करती है, ना घर के झाड़ू पोछा के बाद नहाना चाहती है, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। तू नहाए बिना खाना पीना नहीं खाएगी, ना ही बनाएगी, इससे घर में दरिद्रता आती है। अब सरला अपनी बहू को जबरदस्ती नहाने को भेजती है। मधु भी ठंडे पानी से नहाकर कंबल में बैठकर कांप रही होती है। माँ जी को मैं कभी माफ नहीं करूँगी। हे प्रभु, इतनी सर्दी कर दी है, ऊपर से ऐसी सास दी है जो इतनी सर्दी में भी मुझ पर रहम नहीं खा रही है। मधु कंबल में बैठी कांप रही होती है। तभी सरला की पड़ोसन कांता का आना होता है।
अरे सरला, तू यहाँ बैठी है? चल बाजार होकर आते हैं, थोड़ी सब्जियाँ लेनी है। हाँ, कह तो तू ठीक रही है। चल चलते हैं, लेकिन उससे पहले चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय बनाएगा कौन? तेरी बहू तो सो रही होगी। वैसे भी वो घर का काम करके थक जाती है। चल चलते हैं, हमारा घूमना भी हो जाएगा, आकर चाय भी पी लेंगे। अरे तो क्या हुआ, मेरी बहू चाय नहीं बनाएगी? रुक, मैं अभी कहती हूँ बहू को 2 कप चाय बना दे। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाती है और चाय बनाने को कहती है। मधु, जो कि अभी भी कम्बल में बैठी कांप रही होती है, वो अपने कमरे में लगी घड़ी की तरफ देखती है और खुद से कहती है, अभी 3 बज रहे हैं, लेकिन माँ जी को चैन नहीं है। जरूर कांता काकी आई होंगी। उन्हें जब भी चाय पीनी होती है ना, तो यहाँ ही आ जाती है। मधु भी अपनी सास सरला को और कांता को चाय बनाकर देती है और सरला और कांता भी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी मधु, जो कि चाय देकर किचन में जा रही होती है, फिर दौड़कर बाथरूम में जाती है। जा देख कर आ, ठीक तो है ना वो? रुक, देखो जरा ये ऐसे क्यों भागी। अब सरला भी बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसकी बहू बाथरूम में उल्टियाँ कर रही होती है। ये देखकर सरला बहुत खुश होती है। बहू, तुझे उल्टियाँ हो रही है? अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। एक तो मुझे उल्टियाँ हो रही हैं और माँ जी इसमें भी खुश हो रही हैं। अरे मेरी फूटी किस्मत, कैसी सास मेरे नसीब में लिखती। बहू तू ठीक तो है, ये ले पानी पी ले। अरे कांता आजा, मेरे गले मिल, मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी बहू को उल्टियाँ हो रही है। माँ जी दादी बनने वाली है और मुझे पता ही नहीं है। कहीं इन्होंने मेरी उल्टियों को सीरियस तो नहीं ले लिया? चलो जो भी है अच्छा है, अब मैं भी कैरेक्टर में आ जाती हूँ। अरे सरला, क्या बात कर रही है तू दादी बनने वाली है? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। अरे मैं इतनी खुश हूँ, तुझे पता भी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। बहू, अब तुझे ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है और तू कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है ना? क्या बात है, एक उल्टी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब करूँगी मैं सर्दी एंजॉय। कांता, तू बाजार हुआ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं शाम का खाना बना देती हूँ। ठीक है सरला, अब तुझे अपनी बहू का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। बहू तुझे आराम कर ले, मैं तेरे लिए सूप बना कर लाती हूँ। सूप हेल्दी होता है। और हाँ, तुझे कुछ भी खाने का मन करे तो तू मुझे कह दियो। माँ जी, अभी तो फिलहाल मुझे चाय के साथ पकोड़े खाने का मन हो रहा है और शाम के खाने में मटर पनीर मिल जाता तो और भी अच्छा होता। ठीक है बहू, मैं अभी बनाती हूँ। और हाँ, थोड़ा बहुत चल फिर लिया कर ताकि बच्चा एक्टिव रहे। और हाँ, पूजा पाठ तो जरूर करना होगा तुझे। ठीक है माँ जी, मैं झाड़ू पोछा लगा दूंगी, डस्टिंग कर दिया करूंगी। जो घूम घूम कर करने वाले काम होते हैं ना, वो सब कर दूंगी। लेकिन बैठकर पानी का काम मुझसे नहीं होगा, मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ। ठीक है बहू, वो काम तो मैं भी कर दूंगी। अभी जाकर तू आराम कर। और हाँ, ज्यादा टीवी भी देखना इस हालत में ठीक नहीं है बहू। जी ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। अब मधु अपने कमरे में जाती है और खूब नाचती है और खुश भी होती है। अब आराम से मधु टीवी के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सरला अपनी बहू के लिए चाय पकौड़े लेकर आती है। बहू, तुझे कहा ना, ज्यादा टीवी देखना इस हालत में सही नहीं। तो तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात को? माँ जी, भजन तो चला रखा है, बस थोड़ी देर ही देखूंगी। अरे बहू ठीक है, ये सब भी देखा कर, मन शांत रहेगा। और जितना शांत रहेगी उतना ही अच्छा होगा। और बच्चे के लिए भी ये सब जरूरी है। मधु अब सर्दियों के दिन में कम्बल में आराम से बैठी होती है और सरला घर का सारा काम कर रही होती है। मधु इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी सास के दिमाग में एक उल्टी को लेकर उसके प्रेग्नेंट होने का ख्याल आया और मधु ने भी इस बात पर मना नहीं किया और वो सर्दी में प्रेग्नेंट होने का खूब फायदा उठा रही थी। बहू, तुझे कोई काम नहीं है तो तू नहा ले, तब तक मैं घर के काम कर रही हूँ। माँ जी, आज तो कल से भी ज्यादा सर्दी है और नहाना तो मुझसे होगा ही नहीं। आप जानती है ना, इस हालत में मुझे बुखार या जुकाम हुआ तो ये बच्चे के लिए दिक्कत होगी और कुछ नहीं। हाँ ये तो है बहू। चल तो ऐसा कर, तू कपड़े बदल ले, मैं कपड़े धो देती हूँ। लेकिन जब भी तेज धूप होगी तो तू नहा लियो। ठीक है माँ जी, फिलहाल तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे क्या बातें चल रही है दोनों सास बहू में?
अरे कांता आ बैठ, बस हो ही गया घर का काम। बहू तू जा आराम कर। सरला काम कर रही होती है, लेकिन कांता ये सब देखकर सरला से कहती है, अरे सरला, तो बहू पर भी क्या इतनी मेहरबानी हुई फिर रही है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, तेरी बहू अगर पेट से है तो उसके चाल ढाल को देखकर ऐसा कुछ लग क्यों नहीं रहा। अरे अभी कुछ ही महीने पहले तो मेरे बेटे की शादी हुई है, और अब बहू प्रेग्नेंट नहीं होगी तो कब होगी। वैसे मुझे टेस्ट भी करवाना है, तब तो सामने आ जाएगा ना। सरला, क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी बहू पेट से है? मुझे तो उसमें गर्भवती वाले कोई लक्षण दिख ही नहीं रहे। कह तो तू भी ठीक रही है, पर नॉर्मल ही चलती है। खट्टा तीखा कुछ खाने को भी नहीं मांगती। तू इसका टेस्ट करवा और सच सामने आ जाएगा। सरला कांता की बात मानकर जब अपनी बहू का चेकअप करवाती है तो पता चलता है कि बहू 3 महीने पेट से है। ये सुनकर मधु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन मुझे तो लगा ये सब सच नहीं, लेकिन ये तो सच हो गया। लेकिन मैं तो माँ जी से सर्दी में प्रेग्नेंट का नाटक करके काम करवा रही थी, और ये क्या हो गया। बहू सुना ना तूने, माँ बनने वाली है और मैं दादी। लेकिन इससे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि कांता तुझ पर शक कर रही थी कि तू पेट से नहीं है, उसे भी ये पता लगेगा। मधु तो नाटक कर रही थी कि वो सर्दी में प्रेग्नेंट है और घर का कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मधु का ये नाटक अब हकीकत में बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।